Hello, welcome to the next video on numerical on single phase induction motor. This is a part 2 video. In the part 1 video, we studied one numerical based on power calculation, current calculation from the equivalent diagram if the equivalent circuit parameters are given. In this problem, we are going to study the different things. इस प्रॉब्लम में हम कुछ अलग देखने जा रहे हैं. इस प्रॉब्लम में जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमको टेस्ट डेटा दिया हुआ है और उसके ऊपर से पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है. So, a 220 volt single phase induction motor gave the following test result. A block to rotor test 120 volt 9.6 ampere 460 watt अंडर ब्लॉक टू रोटर टेस्ट ये रीडिंग्स मिले हैं. 120 वोल्ट सप्लाई देने के बाद 96.6 एम्पियर करंट है और 460 वाट पावर है. नो लोड टेस्ट में जो डेटा है वो उसमें 220 वोल्ट इनपुट है, 4.6 एम्पियर करंट और 125 वाट आउटपुट है. ये टेस्ट का डेटा है. द स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज गिवन एज 1.5 ओहम and during the block rotor test the starting winding is open. block rotor test में starting winding को open रखा है. determine the equivalent circuit parameters, also find core friction and windage losses. ओके सो इसमें इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर निकालने हैं और कोर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस निकालने हैं. तो सबसे पहले ब्लॉक रोटर टेस्ट हम देखते हैं. ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होता है. ब्लॉक रोटर टेस्ट हमको रोटर को ब्लॉक कर रहा है. सो रोटर को ब्लॉक करोगे तो स्पीड जीरो रहेगा. स्पीड जीरो रहेगा तो स्लिप का वैल्यू कितना रहेगा 1, बिकॉज स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS. सो NR जीरो है तो NS डिवाइडेड बाई NS कैंसिल होकर स्लिप का वैल्यू कितना आएगा 1. तो इक्विवेलेंट पैरामीटर सर्किट डायग्राम कैसे होगा. इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में ये जो पहला पार्ट है ये है स्टेटर रेजिस्टेंस एंड स्टेटर रिएक्टेंस, जिसको आप मेन वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड मेन वाइंडिंग रिएक्टेंस भी बोल सकते हो क्योंकि ब्लॉक रोटर में आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग को रिमूव करके रखा हुआ है. सो Z1M इज इक्वल टू R1M प्लस JX1M. लेकिन ये जो म्यूचुअल वाला यहाँ पे जो XM पार्ट था JXM/2 एंड JXM/2 ये यहाँ पे absent रहेगा क्योंकि आपकी मोटर घूम ही नहीं रही है. तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस का कंपोनेंट जो है वो जीरो रहेगा. यहाँ पे स्लिप की वैल्यू 1 है. तो देखो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस रहता है R2 डैश डिवाइडेड बाई ट्वाइस एस रहता है. सो एस की वैल्यू 1 है, सो ये हो जाएगा R2 डैश बाई 2. सिमिलरली बैकवर्ड फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो R2 डैश डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस एस. एस की वैल्यू 1 है, सो 2 माइनस 1 1 1 इंटू 2 2. सो ये हो जाएगा R2 डैश बाई 2. रिएक्टेंस के रोटर का जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है रेफर टू द स्टेटर उसके कुछ ऊपर कुछ परिणाम नहीं होगा. JX2 डैश बाई 2 यहाँ पे भी JX2 डैश बाई 2. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस कितना है R1M R2 डैश बाई 2 एंड R2 डैश बाई 2. अभी हम कैलकुलेट करते बाकी की सारी ये चीज़ें. तो इस टेस्ट में से हमको क्या क्या मिलेगा. R1M तो हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है. ओके इस टेस्ट में से हमको क्या क्या मिलेगा. X1M मिलेगा, R2 डैश मिलेगा और X2 डैश मिलेगा. वो हमको कैलकुलेट करना है. सो VSC इज इक्वल टू 120 वोल्ट. ISC जो है वो 9.6 एम्पियर है और उसका जो पावर है 960 वैट. तो देखो यहाँ पे जो VSC अप्लाई करोगे तो जो करंट फ्लो होगा वो ISC होगा. So ZE is equal to VSC upon ISC. So total impedance referred from this two terminal is VSC divided by ISC. So VSC divided by ISC is 120 divided by 9.6. वो आता है 12.5 ओहम. Then इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज एक्चुअली पावर जो होता है वो आई स्क्वायर आर होता है. सो PSC इज इक्वल टू ISC स्क्वायर RE. सो RE कैसे निकालोगे. RE इज इक्वल टू PSC अपॉन ISC स्क्वायर. सो PSC का वैल्यू 460 है डिवाइडेड बाई 9.6 स्क्वायर वो आता है 4.99. ZE पता है, RE पता है, तो इसके ऊपर से आपको अभी XE निकालना है. सो XE निकालने के लिए पहले मैं पेन लेता हूँ, आपको मैं पहले समझाता हूँ. ये इम्पिडेंस ट्रायंगल जो डायग्राम रहता है ये ऐसे रहता है. द इम्पिडेंस ट्रायंगल डायग्राम इज लाइक दिस. ओके इम्पिडेंस ट्रायंगल में ये जो एंगल रहता है ये फाई एंगल रहता है. यहाँ पे जो आप लेते हो रेजिस्टेंस होता है RE. ओके RX डायग्राम में या इम्पिडेंस ट्रायंगल में ये RE होगा. ये जो होगा वो XE होगा और ये जो होगा वो ZE होगा. और ये जो ट्रायंगल है ये क्वाड्रेटिक है. ये क्वाड्रेटिक ट्रायंगल ये क्वाड्रेटिक में है. सो ZE स्क्वायर. सो पाइथागोरस के हिसाब से ZE स्क्वायर इज इक्वल टू RE स्क्वायर प्लस XE स्क्वायर. सो XE कैसे कैलकुलेट होगा. XE इज इक्वल टू अंडर रूट ZE स्क्वायर माइनस RE स्क्वायर. अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आता है 11.46. बट X1M
x1m और x2 का रिलेशनशिप क्या होता है, वो xc को आधा आधा कर लेते हैं। सो जो भी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसमें से आधा x1m में चला जाएगा और आधा x2 डैश में। अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो ये हाफ हाफ डिवाइड करना है, लेकिन अगर प्रॉब्लम में कुछ रेशियो दिया है तो उस रेशियो के हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम में यहाँ पे दिया नहीं है इसलिए दोनों तरफ हाफ हाफ हमने डिवाइड किया। सो x1m का वैल्यू कितना, सो x1 का m और x2 डैश का वैल्यू, तो देखो इसमें से हमने हमारा क्या क्या निकल के आया, x1m निकल के आया और x2 डैश निकल के आया, दो पैरामीटर निकल के। अभी r2 डैश मेरा बाकी है। सो re हमने निकाला हुआ है। सो यहाँ पे देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो r1m है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो r2 डैश बाई 2 है और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो r2 डैश बाई 2 है। सो टोटल रेजिस्टेंस इज r1m प्लस r2 डैश बाई 2 प्लस r2 डैश बाई 2, ये सारे सीरीज में है। सो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो कितना है 4.99। सो वो क्या हो जाएगा, r1m प्लस r2 डैश बाई 2 प्लस r2 डैश बाई 2, ये हो जाएगा r2 डैश। अगर मैं यहाँ पे r2 डैश कैलकुलेट करता हूँ, सो re माइनस r1m, re का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, देखो यहाँ पे re का वैल्यू जो है वो 4.99 ओहम है, माइनस 1.5 ओहम जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, r1m का वैल्यू हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, वहाँ से आया 3.49 ओहम। ओके, अभी हम नो लोड टेस्ट के ऊपर से जाते हैं। नो लोड टेस्ट में अगर आप देखोगे तो नो लोड के टेस्ट में आपका जो रोटर स्पीड रहता है, द रोटर स्पीड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर सिंक्रोनस स्पीड। सो ns माइनस nr, ये जो डिफरेंस है ये बहुत लो रहता है। सो दैट्स वाई वी कैन कंसिडर दैट द स्लिप वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे मैं स्लिप का वैल्यू जीरो ले सकता हूँ। सो लेट मी इरेज दिस इंक। ओके, सो स्लिप का वैल्यू जो है वो ये जीरो हो सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे स्लिप का वैल्यू जीरो हो जाएगा। स्लिप का वैल्यू अगर जीरो है तो देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, देखो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यूर r1m एंड x1m बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन स्लिप। इट इज नॉट ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट jxm बाई 2। लेकिन रिवर्स पाथ में स्लिप अगर जीरो है तो रिवर्स पाथ में जो xm आएगा वो ओपन सर्किटेड रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो r2 डैश डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस एस, सो s की वैल्यू जीरो है, सो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 r2 डैश बाई 4। ये ओपन क्यों रखा है मैंने यहाँ पे, बिकॉज इट इज r2 डैश अपॉन ट्वाइस s। s का वैल्यू अगर जीरो है तो r2 डैश का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब होता है ओपन सर्किट। सो दैट्स वाई दिस टोटल ब्रांचेस गेट ओपन सर्किटेड, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो jx2 डैश बाई 2। तो अभी देखो हमने प्रीवियस टेस्ट में जो कैलकुलेशन किया था, इन प्रीवियस टेस्ट वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ x1m, ये तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है ब्लॉक रोटर में। सिमिलरली हमको x2 डैश भी पता है, सिमिलरली हमको r2 डैश भी पता है। तो व्हाट इज द अननोन ओवर हियर, r1m तो हमको प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। सो यहाँ पे निकालना क्या है, x1m निकालना है। सो xm निकालना है, xm कैसे निकालोगे वो देखते हैं। सो नो लोड टेस्ट में जो डेटा दिया है वो v0, i0 और p0 दिया हुआ है। सो इसमें से पावर पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, सो वी नो दैट, सो पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। सो यहाँ पे पावर वी जीरो है, सो पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। सो यहाँ पे मुझे कॉस फाइव निकालना है। सो कॉस फाइव कैसे निकालोगे, कॉस फाइव इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई वी आई, सो दैट इज पी जीरो डिवाइडेड बाई वी जीरो इंटू आई जीरो। सो 125 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 4.6। सो पावर फैक्टर आया 0.1235 लैग। सो इसमें से साइन फाइव जीरो मुझे निकालना है। साइन फाइव जीरो इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव जीरो। ये कैसा है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हाउ विल फाइंड आउट द साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उस फॉर्मूला में से ये फॉर्मूला जनरेट किया है। सो 1 माइनस 0.1253 स्क्वायर, सो साइन फाइव का वैल्यू आता है 0.9923। अभी Z0 निकालते हैं। Z0 मतलब टोटल इंपीडेंस रेफर्ड फ्रॉम दिस, सो V0 अपॉन I0, सो 220 अपॉन 4.6, टोटल इंपीडेंस आया 47.63। फिर से हम इंपीडेंस ट्रायंगल डायग्राम में आते हैं। सो इंपीडेंस ट्रायंगल डायग्राम में ये जो वैल्यू है ये आपका R0 है, यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा X0, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा Z0, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये रहेगा Z0। सो अगर आप ये निकालते हो और ये एंगल है 50, अभी मुझे यहाँ पे x0 निकालना है। x0 इज नथिंग बट माई xm। x0 जो होगा, क्योंकि x
x1m का वैल्यू बहुत लो है, सो x0 का वैल्यू रहेगा z0 इंटू साइन फाई जीरो, सो z0 इज 47.83 इंटू 0.9923, तो ये वैल्यू आ रहा है 47.6। सो कोर फ्रिक्शन और विंडेज लॉस निकालना है। सो कोर फ्रिक्शन और विंडेज लॉस ऑब्वियसली नो लोड टेस्ट में मिलेगा, बिकॉज मोटर उसके लिए घूमनी चाहिए, ब्लॉक रोटर में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कोर लॉस फ्रिक्शन फ्रिक्शन और विंडेज जब तक मोटर घूमेगी नहीं तब तक कैसे होगा। सो पावर इन नो लोड, पावर इन नो लोड कैसे है P0, और नो लोड का कॉपर लॉस कैसे निकालोगे I0 स्क्वायर, एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, ये R1M और ये R2 डैश बाय 4, ये दोनों रेजिस्टेंस ये है। सो I स्क्वायर R लॉस, सो I0 स्क्वायर R1M प्लस R2 डैश बाय 4, ये करोगे। सो टोटल जो पावर रिकॉर्ड हुआ है उसमें से ये कॉपर लॉस अगर मैंने माइनस कर दिया तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, कोर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, तो वो आ रहा है 74.8। होप ये आपको प्रॉब्लम समझा होगा। With this we are at the end of the video. Thank you, don't stop learning. Please subscribe my channel, and if you like the video please mention in the comment. Thank you, thank you, thank you.